साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम अंडर द CRPC एंड अदर ऑफेंसेस अंडर द स्पेशल एक्ट। साथियों, इन्वेस्टिगेशन से आप सब जो है वाकिफ़ है कि कंसर्न IO को या ऑथराइज पर्सन को मौके पर जाना है और उन फैक्ट्स को कलेक्ट करना है जो अक्यूज को क्राइम से कनेक्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं एविडेंसेस। और उसके बाद एडमिसिबल एविडेंसेस को या प्राइमरी एविडेंसेस को कोर्ट में पेश करना है। और अगर वो प्राइमरी एविडेंसेस नहीं है, सेकेंडरी एविडेंसेस हैं, तो उन्हें एज़ पर सेक्शन 65 प्राइमरी एविडेंस कैसे बनाना है, इसके लिए प्रोसिक्यूशन एजेंसी को या अथॉरिटी को जो है असिस्ट भी करना है। पर साथियों, कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटियाँ अपनी ड्यूटीज़ सही रूप में परफॉर्म नहीं करती है, जिसका खामियाजा जो है अक्यूज को भुगतना होता है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कह सकता हूँ कि दे आर सफ़र्ड फ्रॉम कन्फर्म्ड बायस्ड, कि वो पहले कन्फर्म करते हैं कि आप गिल्टी हो और उसके बाद बायस्ड होते हुए वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और कई बार मीडिया के दबाव में जल्दबाजी में जो है चालान पेश करते हैं। लोग कहते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम में न्याय है। मैं कहता हूँ न्याय नहीं है, डिस्पोजल है, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम जो है इर्द गिर्द घूम रहा है कंसर्न कांस्टेबल की। कांस्टेबल जैसा चाहता है वो वैसा इन्वेस्टिगेट करता है, उससे लॉ की कोई नॉलेज नहीं है। उसने मान लिया तो आप मुलजिम हैं, उसने मान लिया तो आप मुलजिम नहीं हो। और उसकी बनाई फाइल पर जो कंसर्न हायर ऑफिसर्स हैं कई बार फैक्ट्स को वेरीफाई तक नहीं करते हैं और उसमें मिर्च मसाला लगाकर और अधिक ड्रामेटिक तरीके से उसको कोर्ट में जो है पेश करते हैं और अल्टीमेटली उस मसाले को हम कहते हैं चार्जशीट। और उस चार्जशीट के अब दो हिस्से हो गए। एक तरफ तो खड़ा है प्रोसिक्यूशन, वो सरकारी वकील जो ये दावा करता है कि सरकार की ओर से निष्ठापूर्वक जो है पैरवी कर रहा हूँ, बट रियल में क्या होता है वो क्लिंचिंग फैक्ट्स पे फाइल पर नहीं होते हैं। हमेशा कोर्ट से ये प्रेयर होती है कि अक्यूज शुड बी कन्विक्टेड, और कई बार प्रोसिक्यूशन पर दया दिखाकर संबंधित मजिस्ट्रेट या जज अक्यूज को जो है कन्विक्ट भी कर देते हैं विदाउट अंडरगोइंग द लीगल प्रोविजंस। बट इन फैक्ट मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाए पर एक इनोसेंट को जो है सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक रूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी है। जब बात नियम कायदे कानून की है तो आपको एक बात समझनी होगी, जब आप लोग लड़ते हो तो ये आवश्यक नहीं कि सफलता जो है आपको ट्रायल कोर्ट से मिले या हाई कोर्ट से मिले। कई बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। पर एक मोटी मोटी बात समझ लो, जब बात हमारे राइट्स की है, बात हमारे अधिकार की है, अगर हमने इसे इन्फोर्स नहीं कराया तो किसी भी रूप में हम ये नहीं कह सकते कि वी आर रिसाइडिंग इन अ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। मैं जानता हूँ हमें कोई हेल्प जो है सरकार से नहीं मिलेगी, कोर्ट जो है डिस्पोजल्स के लिए है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें खुद ही वर्कआउट करना होगा यदि हम किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में या झूठे लीगल केस में जो है फंस गए हैं। तो साथियों, उसी सीक्वेंस में आज का अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि IO अगर ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है और उस सिनेरियो में एविडेंस का प्रॉपर एनालिसिस ट्रायल कोर्ट नहीं करता है तो अक्यूज़ के लिए कितना बेनिफिट है और अक्यूज़ क्या क्या लीगल बिंदु रखकर उसका फ़ायदा जो है एज़ पर लॉ उठा सकता है। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को नोट डाउन कीजिएगा और साथियों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रेप केस, मर्डर केस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के मामले जो है लड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर उन मामलों में IO जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेट करते हुए आपको मुलजिम मानते हुए या तो गिरफ्तार करता है या FIR करता है या चार्जशीट करता है, तो उसका भरपूर फ़ायदा जो है डिफेंस को मिलता है। तो वो खामियां क्या रह जाती हैं और इस मामले में एरर्स क्या रह गई, ये सब हमें जो है समझना जरूरी है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, ये जजमेंट जो है रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि प्रोनाउंस हुआ है 24 अप्रैल 2023 को। इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि कुछ अक्यूज पर्सन जो है ये प्रोसिक्यूट हुए, अल्टीमेटली मैक्सिमम जो है एक्विट हो गए हाई कोर्ट से और एक अक्यूज जो है वो कन्विक्ट हो गया और उसने कन्विक्शन को जो है चैलेंज किया कि जो जजमेंट है कंसर्न ट्रायल कोर्ट का और हाई कोर्ट का ये इम्प्यूग्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसने उठाई है वो है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या उसकी ड्यूटीज़ को या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो उसके शोल्डर्स के ऊपर कास्ट अपॉन है बाय द वर्च्यू ऑफ CRPC उसको फॉलो विथ किया है या नहीं किया है। यहाँ पर उसने कोर्ट की जो कार्यशैली है उस पर भी जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है कि आप सेम सेट ऑफ एविडेंस पर जो मेन अक्यूज है उनको तो एक्विट कर रहे हो और मुझे जो है कन्विक्ट कर रहे हो, तो इस सिनेरियो में जो बेसिस है 120B का वो क्या रह जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो इम्प्यूग्ड जजमेंट है जिसके द्वारा मुझे कन्विक्ट किया गया है ये सस्टेनेबल लॉ में है या नहीं है। साथियों, किसी व्यक्ति विशेष का नाम डिस्क्लोज ना हो, जिस कारण मैंने मिस्टर A या मिस्टर B या मिस्टर C का जो है यहाँ पर उपयोग किया है, ताकि मैक्सिमम जो है आपको मैं स्थितियों से अवगत कराकर उस पर लॉ के प्रिंसिपल क्या अप्लाई हुए उसको समझाकर आपके माइंड में एक कंसेप्चुअली पिक्चर बना दूंगा मैं, ताकि जब भी ऐसा मामला आप कंटेस्ट कर रहे हैं या ऐसा मामला आप लड़ रहे हैं तो उस सिनेरियो में ये लीगल थ्योरी जो है काफ़ी हद तक आपके काम आने वाली है। साथियों, एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था मिस्टर A। ये हम शुरुआत कर रहे हैं स्टोरी के फॉर्मेट में ताकि समझने में जो है हमको ईजी रहेगा।
यूजुअली आप सब लोग जानते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उनको क्या मिलता है? थ्रेटनिंग। उनको ये गुंडे लोग जो है धमकाते हैं कि भाई तुम रुपया दो, अगर तुम रुपया नहीं दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, किधर है। और जब ये रुपया नहीं देते हैं तो इनको जान से मार भी दिया जाता है। ऐसी कई स्टोरीज़, ऐसी कई मूवीज़ जो हैं हम देख चुके हैं। साथियों, इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि जो ये कंसेंट कल्प्रिट्स हैं, जिसको हम इजी भाषा में कहते हैं एक्सटॉर्शन मनी। इस केस में क्या एक्सटॉर्शन मनी थी? 10 लाख रुपए। 29/9/2009 को जो कंसेंट डिकीज था, जब वो अपने ऑफिस के लिए निकला, 2 लोग जो है मोटरसाइकिल पर आए और उसे शूट आउट कर दिया। ही वॉज टेकन टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन अ कार और अल्टीमेटली वहाँ पर जो है इसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसी रात जो है FIR दर्ज हुई और इसकी बॉडी को जो है सेंड किया गया पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है चार्जशीट अगेंस्ट अक्यूज पर्सन जो है पेश की गई। इसमें अक्यूज पर्सन जो है पार्टी बने और अल्टीमेटली इन पर ये चार्ज था कि इनसे हमने कॉन्स्पिरेसी करते हुए जो कंसर्न ए है उसकी मृत्यु जो है कारित कर दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक डेलिब्रेट मर्डर था, इसमें वेपन्स जो है यूज़ हुए हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य मृत्यु कारित करना ही था। साथियों, जब अक्यूज पर्सन जो है कन्विक्ट हुए तो उन्होंने अपील करी, मैक्सिमम जो है बरी हो गए हाई कोर्ट से, एक ने अपील नहीं करी, एक व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्टेंशन रेज करे वो निम्न प्रकार थे। सबसे पहली बात उसका कहना यह था कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है ये बेस्ड है ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसको आप जो है हाईलाइट और अंडरलाइन कर लो, लिख लो। जब भी केस प्रोसिक्यूशन का बेस्ड होगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, तो वहाँ पर बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन में बढ़ जाएगा। इनको मोटिव भी प्रूव करना है और ऑफेंस को प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको ये प्रूव करना है कि इस चेन में अक्यूज भी इन्वॉल्व था और ऐसा हम कोई भी हाइपोथेसिस ड्रॉ नहीं कर सकते जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि अक्यूज इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था। तो सबसे ज़्यादा बर्डन अब प्रोसिक्यूशन पर आता है जब केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था जब ये इंसिडेंट जो है कमिट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देयर इज़ नो आई विटनेस, द एंटायर केस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। Normal principle is that in case of circumstantial evidence, the circumstances from which inference of guilt could be drawn should be firmly established. अगर firmly established नहीं है तो वहाँ पर accused को convict नहीं किया जा सकता। The circumstances should be of definite tendency, ये important है। It should be unerring. It should point towards the guilt of the accused. And circumstances taken cumulatively should form a chain. जैसे होता है ना मोती, उनको एक चेन के फॉर्म में जो है आपने पिरो लिया। So complete that there is no escape from conclusion that with all human possibility, the crime has been committed by the accused and they should be incapable to accord explanation other than that of guilt of the accused and consistent with their innocence. तो कहने की बात यह है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस फाइल पर हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं है और सर्कमस्टेंसेस जो रिकॉर्ड पर हैं उसके आधार पर गिल्ट का जो कंक्लूजन है उसको हम इजीली जो है ड्राइव कर सकते हैं और सर्कमस्टेंसेस जो है वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है, दे आर कंसिस्टेंट, तभी जो है वो कन्विक्शन होगा। अब साथियों, इसी थ्योरी को अप्लाई करते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में। अब मान लीजिए परिवादी आपका मर गया या उसकी डेथ हो गई और किसी ने आपको रिश्वत लेते हुए ना देखा ना सुना, अब प्रोसिक्यूशन का लड़ाई करेगी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, तो उस पर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है अकॉर्ड करना ही करना है और इसके अलावा उनको अपना केस प्रूव करना है। इन विच मैनर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, हु इज रेस्पॉन्सिबल, और जो भी एविडेंस फाइल पे है इट इज़ जेन्युइन, इट इज़ कंसिस्टेंट और उसके आधार पर गिल्ट का जो हाइपोथेसिस है उसके बजाय गिल्ट का जो कंक्लूजन है उसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, तभी कन्विक्शन होगा, अदरवाइज कन्विक्शन नहीं होगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, भले आप लेटर हो मर्डर केस, चाहे आप लेटर हो रेप केस, चाहे आप लेटर हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का केस, अगर केस बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस जो इंक्रिमिनेटिंग हो सकती हैं या होती हैं उसका देना है प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा देयर इज़ नो नीड टू वर्कआउट, दे हैव टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड डाउट। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं देन दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अवेलेबल विटनेसेस थे उसमें से कुछ विटनेस जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, और वन ऑफ द विटनेस जो इस केस में था, जो इस केस का प्राइम एविडेंस था, उसका कहना है कि कुछ पेपर ब्लैंक लिए और मुझसे जो है साइन करा लिए और उन्होंने एक फर्जी केस को जो है सपोर्ट कराया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि आप जब गवाह को हॉस्टाइल करवाते हो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में आप ये कहते हो कि भाई मैंने खाली कागजों में हस्ताक्षर कर दिए, तो ये कई बार घातक भी हो जाता है। आपको एक एक्सप्लेनेशन जो है अकॉर्ड करना है कि वाई दिस सिग्नेचर हैड कम ऑन द पेपर्स, और जब पुलिस की आपसे कोई एनिमिटी नहीं है तो पुलिस गवाह फर्जी क्यों बनाएगी। तो यहाँ पर इसने क्या एक्सप्लेनेशन दिलवाया इस व्यक्ति ने भी कि मुझे जो है थाने बुलाया गया था किसी काम से, मैं वहाँ गया था तो उन्होंने कहा भाई पेपर पे साइन कर दो, तो मैंने गवाह में जो है साइन कर दी है। क्लियर है बात ये। तो कहने की बात ये है कि अगर साइन जो है फ्री विल से नहीं है, एविडेंस को जो है बाय इंड्यूसमेंट या बाय द वे ऑफ कंपल्सन जो है कलेक्ट किया गया है, तो उसका भरपूर फायदा जो है डिफेंस को मिलेगा। क्लियर है। तो इस बात को जो है आप ध्यान में रखते हुए चलो। देखो सीधी सीधी बात यह है कि जो भी ऑफेंस हमारे विरुद्ध एलिज्ड है उसको हमें डिफेंड करना है। डिफेंड के लिए हमें हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। और साथियों, कानून में कहता है कि यू शुड अडॉप्ट
द ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको रिब्यूटल का, रिजॉइंडर का भरपूर मौका जो है मिलना चाहिए। और कहते भी है ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो जो भी इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें हैं उसका एक भरपूर स्पष्टीकरण आपको देना है, और ये आपको बियॉन्ड डाउट नहीं देना है, ये आपको देना है प्रिप्रोडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के ऊपर। साथियों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विटनेस ने ये भी कहा कि ही डज नॉट नो द अक्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। और उसे कैसे मालूम पड़ा उसके बारे में, जब अखबार में जो है इस बात को छापा गया। क्वेश्चन हैज़ बिन रेज्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर जो इस केस के महत्वपूर्ण विटनेस से उनको विदहेल्ड किया गया और उनके बयान जो है नहीं कराए गए। ऑन द सेम सेट ऑफ विटनेसेस, जो प्राइम अक्यूज थे उनको तो जो है एक्विट कर दिया और मुझको जो है कन्विट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट जो है कोर्ट का इलॉजिकल है और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि जिस कंसर्न हाउस में ये क्राइम हुआ है वो मेरी ऑनरशिप में है या मेरे द्वारा परचेज किया गया है, और कोई भी एलिमेंट जो है कॉन्स्पिरेसी का नहीं है। तो कुल मिला के कोर्ट ने लिखा कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो कम से कम इन बातों का विशेष ध्यान जो है एजेंसी को और कोर्ट को जो है रखना चाहिए। तो साथियों, कुल मिला के पर्पस क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज अ लॉफुल search for the people and thing useful in reconstructing the circumstances of the illegal act. It is called the investigation or omission, and the mental state accompanying it. It is probing from the known to the unknown background in time. Its goal is to determine the truth as far as it can be discovered in any post factum inquiry. सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन जो है डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे, डिपेंड करता है सिंसियरिटी पे इन द लॉफुल सर्च फॉर द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इवेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर इज पर्सन हु स्टिक्स टू द ट्रूथ एंड एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द टाइम, प्लेस ऑफ द इवेंट एंड द मिजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द एविडेंस। तो कुल मिला के ये ड्यूटी जो है कोर्ट ने बताई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लेके। और जब इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करता है साइंटिफिक एविडेंस, तो वहाँ पर ड्यूटी क्या रहती है, इसको भी आप समझिए। द ज्वाइनिंग ऑफ साइंस विद ट्रेडिशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, ऑफ कोर्स न्यू हॉरिजन ऑफ एफिशिएंसी एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन न्यू पर्सपेक्टिव इन द इन्वेस्टिगेशन बाय पास रिलायंस अपॉन इन्फॉर्मल एंड द कस्टोडियल इंट्रोगेशन and concentrate upon a skilled scanning of the crime scene for physical evidence and a search for as many witnesses as possible, mute evidence tell its own story. साथियों, कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था इन्वेस्टिगेशन इन अ क्रिमिनल ऑफेंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्शनल फीचर्स and the infirmities which may legitimately lead to a grievance to either of the parties, that investigation was unfair and had been carried out with ulterior motive which has an adverse impact on the case of the either parties. The investigating officer is supposed to investigate an offense avoiding any kind of mischief or harassment of either of the parties. To be fair, and he should be conscious as a rule out any possibility of biasness and impartiality. तो कुल मिला के हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि there should not be any biasness, there should not be any impartiality, there should not be any suspicion, it should be fair. तो जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं वो फेयर तो होना ही होना चाहिए। तो साथियों, कोर्ट ने अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें कि जो एविडेंस कलेक्ट है रिकॉर्ड के ऊपर वो प्रॉम्प्ट नहीं है, उसमें छेड़खानी की गई है। सर्कमस्टेंसेस जो है उसके आधार पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि गिल्ट का हाइपोथेसिस ड्रॉ कैसे होगा। तो कोर्ट ने कहा कि लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, हाई कोर्ट को ये चीज़ देखनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं देखी, जिससे अक्यूज के राइट जो है अफेक्ट हुए हैं। अक्यूज डिजर्व्स अ बेनिफिट एंड इम्प्यून जजमेंट डिजर्व्स टू बी सेटिस्फाइड एंड क्वेस्ट, और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है बरी करने के जो है आदेश प्रदान किए गए हैं। तो साथियों, कुल मिला के एक बात जो है समझ में आती है कि जब कोई पॉइंट हम रेस करते हैं तो उसको लॉ की लाइट में आप चैलेंज कीजिए। बेसिकली गड़बड़ी क्या होती है कि आप पॉइंट तो रेस कर देते हैं या भावनाओं में रहते हैं या फला वकील ने बोला या सलाहकार ने बोला वैसे हमने मान लिया। नेवर एडमिट, नेवर एक्सेप्ट। आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है कि जो कुछ वकील साहब बता रहे हैं वो लॉ से सपोर्ट करें। अगर वो लॉ का बिंदु नहीं है, लॉ सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो जो बात है बिल्कुल बकवास है, उस पर हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस अपनी जगह ठीक बात है, बट जब तक कोई फैक्ट सपोर्ट लॉ से नहीं हो रहा है उसको रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आप मेरी बात को अमल कीजिए, लॉ पॉइंट को ध्यान में रखिए। जैसे इस व्यक्ति को फ़ायदा मिला कि वो सज़ा खा गया ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अल्टीमेटली उसका लॉ पॉइंट प्रॉपर था तो उसको बेनिफिट जो है सुप्रीम कोर्ट से मिला। तो साथियों, घबराने का नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे, लॉ पॉइंट को निकालेंगे, रिसर्च करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल गेट अ रिजल्ट। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।